नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था संगम वंश के बारे में और वाकाटक वंश के बारे में। आज की क्लास में हम 25वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं नाथ पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास की बुक का, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश। चालुक्य में वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। अगर क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो इसका जो अगला चैप्टर 26वां नंबर चैप्टर है, जिसके अंदर राष्ट्रकूट वंश का एक छोटा सा चैप्टर है, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि इसी के अंदर साथ में कर ले आज की क्लास में। तो चालुक्य और राष्ट्रकूटों को शासनकाल 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी के मध्य उद्गम वातापी या बादामी, वर्तमान कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में। इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। बादामी के चालुक्य वंश की उत्पत्ति के विभिन्न मत हैं। विंसेंट स्मिथ ने कहा कि मध्य एशिया की चप जाति से जो वादामी के चालुक्य वंश की उत्पत्ति हुई। हवेनसांग ने क्षत्रियों से उत्पत्ति बताई। डीसी सरकार ने कन्नड़ कुल से उत्पत्ति बताई। इस वंश का संस्थापक चालक तथा चालुक को बताया। डॉक्टर भंडारकर ने विदेशी गुर्जरों से इनकी उत्पत्ति बताई। बादामी अभिलेख के अंदर हारिती पुत्र तथा मानवीय गोत्रीय की संतान कहा। विल्हण के विक्रमांक देव चरित के अनुसार ब्रह्मा के चुलुक से उत्पन्न बताया। हैदराबाद दान पत्र में अयोध्या से वो इनका संबंध बताया। अभिलेखों में बादामी के चालुक्यों को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा है। बादामी के चालुक्य प्रारंभ में कदम शासकों के अधीन थे। पुलकेशिन प्रथम जो 543 से 567 ईस्वी तक बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक, रणराज का पुत्र। महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम से पूर्व के दो शासकों जयसिंह और रणराग के नाम मिलते हैं, किंतु ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। उपाधियां सत्याश्रय, रण विक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ। वातापी में एक सुदृढ़ दुर्ग तथा नगर का निर्माण करवाया तथा वातापी को अपनी राजधानी बनवाया। अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। प्रथम चालुक्य अभिलेख बादामी अभिलेख 543 ईस्वी में इसे वल्लभेश्वर कहा गया। यह अभिलेख शक संवत के प्रयोग के साथ कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। कीर्तिवर्मन प्रथम कीर्तिराज 566 से लेकर 597-98 ईस्वी तक। पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र थे, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। पुलकेशिन प्रथम के बाद कीर्तिवर्मन प्रथम शासक बना। इसने वनवासी के कदम, कोंकण के मौर्य तथा वल्लरी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर दिया। इसने कदम, गंग व सेंद्रक मैत्री संघ को परास्त कर वनवासी पर अधिकार कर लिया। इस समय कदम शासक अजय वर्मा था। कोंकण के मौर्यों की राजधानी पुरी, एलिफेंटा के समीप स्थित धारापुरी को पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी कहा जाता है, उस पर अधिकार कर लिया। इस विजय के फलस्वरूप गोवा, रेवती द्वीप पर भी अधिकार किया। उपाधियां सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ और पुरुहरण पराक्रम। इसको वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। महाकूट स्तंभ लेख में इसे हम सुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला बताया गया। इसके पश्चात मंगलेश 597-98 ईस्वी से लेकर 610 ईस्वी तक। कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अल्पवयस्क था, अतः उसके छोटे भाई मंगलेश ने पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षक के रूप में कार्य किया। इसके दो अभिलेख मिलते हैं, वेलूर दानपत्र और महाकूट स्तंभ लेख। इसने कलचुरी शासक बुद्धराज को परास्त किया। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था तथा उसे परम भागवत कहा। मंगलेश की उपाधियां रण विक्रांत, उरु रण विक्रांत, श्री पृथ्वी वल्लभ। मंगलेश ने कीर्तिवर्मन प्रथम
द्वारा प्रारंभ किए गए वातापी के महाविष्णु गृह नामक गुहा मंदिर का निर्माण किया। यह धर्म सहिष्णु शासक था। इसने मुकुटेश्वर के शैव मंदिर को भी दान दिया था। ऐहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश को पराजित कर मार डाला। पुलकेशिन द्वितीय 610 ईस्वी से 642 ईस्वी वातापी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख 643 ईस्वी का बागलकोट कर्नाटक से इसे प्राप्त हुआ था। इसके रचयिता रवि कीर्ति जो जैन धर्म के अनुयायी थे। तिथि 634 ईस्वी। भाषा पद्यात्मक संस्करण लिपि दक्षिणी ब्राह्मी। इसका प्रथम प्रकाशन जॉन फ्लिट के द्वारा अनुवाद किया गया किलहॉर्न के द्वारा। यह मैगुती मंदिर की एक दीवार पर अंकित है। यह अभिलेख जिनेंद्र महावीर की स्तुति से प्रारंभ होता है। इस अभिलेख में महाभारत युद्ध की घटना 3102 से 1 ईसा पूर्व के काल गणना का उल्लेख मिलता है। कालिदास का उल्लेख करने वाला यह पहला अभिलेख है। इसमें 16वें से 34वें श्लोक तक पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय कहा गया है। इसमें 37वें पद्य में रवि कीर्ति की तुलना कालिदास तथा भारवी से की गई है। इस अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा रेवा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। इस विजय का उल्लेख ह्वेनसांग की जीवनी से भी मिलता है। उपलब्धियां पुलकेशिन द्वितीय की प्रथम विजय कदम राज्य पर थी। उसने कदम राज्य की राजधानी वनवासी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा कदम राज्य को अपने सामंतों आलुपो तथा सेंद्रको को बांट दिया। गंग शासक दुर्विनीत को परास्त किया। दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन द्वितीय से कर दिया। हर्षवर्धन से युद्ध अल्टेकर महोदय के अनुसार हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने महाराष्ट्र को 99,000 गांवों को पराजित कर, जिसमें महाराष्ट्र, कोंकण तथा कर्नाटक का क्षेत्र था। पूर्वी दक्कन अभियान में सर्वप्रथम दक्षिणी कौशल के पांड्य राजा तथा कलिंग के गंग शासक को परास्त किया। पल्लव तथा चालुक्यों से संघर्ष इसकी शुरुआत 630 में पुलकेशिन द्वितीय व पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के समय हुई। इस समय पुलकेशिन ने पल्लव राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अपने भाई विष्णुवर्धन को वायसराय नियुक्त किया, जिसने बाद में पूर्वी चालुक्य वंश अथवा वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः पल्लवों पर आक्रमण किया, क्योंकि पल्लवों ने पुलकेशिन के सामंत बाणों को अपनी तरफ मिला लिया था। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम महामल था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने लंका के राजकुमार मानव वर्मन की सहायता से पुलकेशिन को क्रमशः परियाल मणिमंगलम तथा सूरभाल के युद्धों में परास्त किया। इसने पुलकेशिन की पीठ पर जय शब्द उत्कीर्ण करवाया। 642 ईस्वी में नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। पुलकेशिन द्वितीय लड़ता हुआ मारा गया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय की उपाधियां परमेश्वर, दक्षिणापथेश्वर, सत्याश्रय, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, श्री पृथ्वी वल्लभ। परमेश्वर हैदराबाद दान पत्र में 613 ईस्वी में। पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का अधिपति लोहनोर अभिलेख में 630 ईस्वी का। परम भागवत विष्णु पूजक लोहनेर अभिलेख में। अरब लेखक ताबरी के अनुसार परमेश पुलकेशिन द्वितीय ने 625 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल फारस के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में भेजा। बदले में खुसरो द्वितीय ने अपना एक दूत मंडल चालुक्य शासक के दरबार में भेजा। अजंता गुहा संख्या 1 के भित्ति चित्र में फारस के दूत मंडल को पुलकेशिन द्वितीय के सम्मुख अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करते हुए तथा स्वागत करते हुए दिखाया गया है।
गुफा की छत पर फारस सम्राट खुसरो द्वितीय तथा उसकी पत्नी सीरी का चित्रण किया गया है। विक्रमादित्य प्रथम 655 ईस्वी से 681 ईस्वी, यह पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। इसने अपने नाना गंग नरेश दूरविनीत की सहायता से पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम को परास्त कर वातापी पर पुनः अधिकार कर लिया। दूरविनीत को काडुवेटी पल्लव विजेता कहा गया। विक्रमादित्य ने इस विजय के उपलक्ष्य में राजमल की उपाधि धारण की। यह विजय इसने शासक बनने से पहले प्राप्त की थी। अब विक्रमादित्य प्रथम ने अपने भाई जयसिंह वर्मन को लाट प्रदेश का वायसराय नियुक्त किया। यही जयसिंह चालुक्यों की लाट शाखा का संस्थापक था। शासक बनने के पश्चात विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन द्वितीय को मैसूर के युद्ध में परास्त कर मार डाला। विक्रमादित्य प्रथम ने इसके पश्चात पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन प्रथम को परास्त कर पल्लवों की राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में पेरुवल्लूर के युद्ध में परमेश्वर वर्मन ने विक्रमादित्य प्रथम को परास्त कर कांची पर अधिकार कर लिया। इस पल्लव चालुक्य संघर्ष का वर्णन पेरिय पुराण तथा कुर्रम दानपत्र में मिलता है। विक्रमादित्य प्रथम को तीन पल्लव शासकों में नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम से संघर्ष करना पड़ा। इसके पश्चात विन्यादित्य 681 से 696 ईस्वी, यह विक्रमादित्य प्रथम के बाद शासक बना। विन्यादित्य के बाद विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी, उपाध्याय समस्त भुवनेश्वर, सत्याश्रय, परम भट्टारक व परमेश्वर। इसके पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय को परास्त कर कांची पर अधिकार कर लिया। इसने वातापी के चालुक्य वंश में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। महाकूट मंदिर के अभिलेख के अनुसार विजयादित्य वीणा पोटिगल नामक नर्तकी से प्रेम करता था। पडक्कल में अपने नाम से विजयेश्वर शिव मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कुमकुम महादेवी नामक उसकी छोटी बहन ने लक्ष्मेश्वर में अनेसज्य बसादी नामक जैन मंदिर का निर्माण करवाया। विक्रमादित्य 733 से 747 ईस्वी, इसके शासन के प्रथम वर्ष में अरबों ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। इसका उल्लेख लाट प्रदेश के विक्रमादित्य के सामंत व भतीजे पुलकेशिन के नौसारी दानपत्र जो 739 ईस्वी का नौसारी दानपत्र में मिलता है। पुलकेशिन ने अरबों को परास्त कर दिया। इस पर विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशिन को अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को गंग सामंत श्री पुरुष की सहायता से परास्त कर कांची कोंड की उपाधि धारण की। इस अवसर पर कांची में नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित राज सिंहेश्वर मंदिर को दान दिया। विक्रमादित्य द्वितीय ने 3 बार पल्लवों को परास्त किया, एक बार अपने पिता के समय, 2 बार अपने शासनकाल में। इसकी रानी लोक महादेवी ने के पडक्कल लेख में उसके द्वारा कांची को 3 बार रौंदने का उल्लेख मिलता है। इसकी रानी लोक महादेवी ने पडक्कल में लोकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे जिसे विरूपाक्ष मंदिर भी कहा जाता है। इसी समय इसकी दूसरी रानी त्रैलोक्य महादेवी ने त्रैलोकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय 745 से 757 ईस्वी, यह वातापी का अंतिम चालुक्य शासक था। यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम से युद्ध करता हुआ मारा गया। चालुक्य राज्य पर राष्ट्रकूट राज्य का अधिकार हो गया। इसने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो वातापी के चालुक्य के पश्चात आते हैं कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य। वातापी के चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने लिया तथा राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय हुआ। तो वातापी के चालुक्य, उसके पश्चात उसका स्थान राष्ट्रकूटों ने लिया और राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात जो कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ था। कल्याणी के चालुक्य मूलतः वातापी के चालुक्य कुल से ही संबंधित है।
वातापी के चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य द्वितीय के छोटे भाई भीम पराक्रम को इनका वंशज कहा गया। विक्रमादित्य षष्टम के केथोम लेख में कहा गया है कि 59 चालुक्य राजाओं ने अयोध्या में राज्य किया, फिर वे दक्षिण में चले गए। कल्याण लेख 1025-26 ईस्वी का है। कल्याण लेख में ब्रह्मा को चालुक्यों का आदि पूर्वज कहा गया है। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलप प्रथम था। इसने महाराजा धीराज का विरुद्ध धारण किया। इसके पुत्र अय्यन प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह किया। इसके पुत्र विक्रमादित्य चतुर्थ ने कलचुरी शासक लक्ष्मण सेन की पुत्री बोंथा देवी से विवाह किया, जिससे तेलप द्वितीय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तेलप द्वितीय 973 से 997 ईस्वी। यह कल्याणी के स्वतंत्र चालुक्य वंश का संस्थापक था। प्रारंभ में वह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की अधीनता में मिर्जापुर में शासन कर रहा था। 973 ईस्वी में तेलप ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर कर्क द्वितीय को मार गिराया तथा राष्ट्रकूट राज्य पर उसका अधिकार हो गया। खारेपाटन अभिलेख में उसकी इस सफलता का उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र शासक बनने के पश्चात उसने 980 ईस्वी में चोल शासक उत्तम चोल को परास्त किया। उत्तम चोल के बाद शासक बने राजराज प्रथम को भी परास्त किया। मालवा के परमारों से संघर्ष। तेलप का समकालीन परमार शासक मुंजराज उत्पल राज था। मेरुतंग कृत प्रबंध चिंतामणि जो 1304 ईस्वी के से तेलप मुंज संघर्ष की जानकारी मिलती है। इसमें कहा गया कि तेलप ने मुंज पर 6 बार आक्रमण किए, परंतु प्रत्येक बार वह पराजित हुआ। 7वीं बार मुंज ने स्वयं एक सेना लेकर गोदावरी पार कर तेलप पर आक्रमण कर दिया। मुंज के मंत्री रुद्रादित्य ने उसे गोदावरी पार न करने की सलाह दी थी। इस बार युद्ध में तेलप ने मुंज को परास्त कर बंदी बना लिया। कारागार में उसकी निगरानी के लिए तेलप ने अपनी विधवा बहन मृणालवती को नियुक्त किया। धीरे धीरे मुंज तथा मृणालवती के में प्रेम संबंध स्थापित हो गया। रुद्रादित्य आदि मंत्रियों ने मुंज को बंदी गृह से भगाने की गुप्त योजना बनाई। मुंज ने उसकी जानकारी मृणालवती को दे दी, जिसने अपने भाई तेलप को उक्त योजना के बारे में सूचित कर दिया। तेलप ने मुंज को घोर यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया। अहावमल रणरंगनी आदि तेलप द्वितीय की उपाध्याय थी। सत्याश्रय 997 ईस्वी से लेकर 1008 ईस्वी। तेलप के उत्तराधिकारी सत्याश्रय ने अलंकार चरित्र की उपाधि धारण की। सर्वप्रथम उसने उत्तरी कोंकण के सिलहार वंशी शासक अपराजित तथा गुर्जर नरेश चामुंड राज के विरुद्ध सफलताएं प्राप्त की। सत्याश्रय के पश्चात विक्रमादित्य पंचम 1008 से 1015 ईस्वी शासक हुआ। यह सत्याश्रय का भतीजा था। 1015 ईस्वी का उसका कैथोम अभिलेख कल्याणी के चालुक्य वंश को वातापी के चालुक्य वंश से जोड़ता है। अक्का देवी नामक उसकी बहन ने उसके समय किस्सू कार्ड से शासन किया था। जयसिंह द्वितीय 1015 से 1042 ईस्वी। विक्रमादित्य पंचम के बाद उसका भाई जयसिंह द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली शासक हुआ। इसने मालवा के परमार शासक भोज को परास्त किया। 1019 ईस्वी में वेंगी के चालुक्य शासक विमलादित्य की मृत्यु के बाद चोल राजकुमारी कुंदवे देवी से उत्पन्न पुत्र राजराज तथा उसके सौतेले भाई विजयादित्य सप्तम के मध्य शासन के लिए संघर्ष हुआ। जयसिंह ने विजयादित्य का तो चोलों ने राजराज का समर्थन किया। मास्की का युद्ध 1022 ईस्वी। मास्की के युद्ध में राजेंद्र चोल की सेना ने जयसिंह को परास्त कर दिया। इस संघर्ष के पश्चात तुंगभद्रा नदी को चोल चालुक्य राज्यों के मध्य सीमा स्वीकार कर लिया गया। जयसिंह द्वितीय की बहन अक्का देवी पहले भी कई क्षेत्रों की गवर्नर रह चुकी थी। 1022 ईस्वी में एक अभिलेख में उसे
एक अभिलेख में उसे लक्ष्मी का अवतार तथा भैरवी दुर्गा के समान साहसी बताया गया। जयसिंह के समय वह वनवासी क्षेत्र पर शासन करती थी। जयसिंह द्वितीय ने जगदेकमल्ल की उपाधि धारण की। उसकी रानी सुगल देवी ने पाशुपत आचार्य ब्रह्मऋषि पंडित को दान दिया। सोमेश्वर प्रथम 1042 से 1068 ईस्वी जयसिंह द्वितीय का पुत्र था। सोमेश्वर प्रथम ने अहाउमल, त्रैलोक्यमल, राय नारायण तथा विक्रम मार्तंड की उपाधियां धारण की। सर्वप्रथम उसी ने मान्यखेत से कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। विल्हण के अनुसार उसने वहां नए भवनों का निर्माण किया तथा कल्याणी को इतना सुसज्जित किया कि वह संसार के सभी नगरों में श्रेष्ठ नगर बन गया। नांदेड़ अभिलेख हैदराबाद। नांदेड़ अभिलेख में सोमेश्वर की विजयों का उल्लेख मिलता है। चालुक्य चोल संघर्ष। इस संघर्ष का मुख्य कारण वेंगी के पूर्व चालुक्य उत्तराधिकारी पर अपने समर्थित शासक को बिठाने को लेकर ही हुआ था। चार चोल शासकों का उस संबंध में सोमेश्वर से संघर्ष हुआ। कालिंदिंडी कृष्णा जिले में स्थित कालिंदिंडी के अनिर्णित युद्ध के पश्चात राजेंद्र चोल की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात राजा धीराज प्रथम चोल वंश का शासक बना। अगला महत्वपूर्ण युद्ध पुंड्र का युद्ध जो कृष्णा नदी के बाएं तट पर हुआ। भयभीत सोमेश्वर ने अपना दूत चोल नरेश के सैन्य शिविर में भेजा, जिसे अपमानित करते हुए उसके शरीर पर अहावमल घृणित कायर है अंकित किया। चोलों ने पुंड्र नगर को ध्वस्त करते हुए उसके खंडहरों पर कद्दों का हल चलाया। चोल सैनिकों ने मनदीपे नगर को जला दिया। चोलों ने अनेक चालुक्य सेनापतियों के सिर काट लिए तथा येतगिरी में सिंह चिन्ह अंकित विजय स्तंभ स्थापित किया। राजा धीराज प्रथम ने चालुक्यों की राजधानी कल्याणी को भी जीत लिया तथा विजेंद्र की उपाधि ग्रहण की। चोल शासक ने कल्याणी के एक द्वारपालक की मूर्ति ले जाकर दारासुरम तंजोर मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थापित की। 1052 ईस्वी में हुए प्रसिद्ध कोल्लम के युद्ध। रायचूर दोआब में स्थित प्रसिद्ध कोल्लम के युद्ध में राजा धीराज प्रथम मारा गया तथा उसके पुत्र राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाकर युद्ध में विजय प्राप्त की। उसने आगे बढ़कर कोल्हापुर में विजय स्तंभ स्थापित किया। राजेंद्र द्वितीय ने अपने पुत्र वीर राजेंद्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसे कुंडल संगमम के युद्ध 1062 ईस्वी का तुंगभद्रा नदी के तट पर कुंडल संगमम के युद्ध में चालुक्य सेना को बुरी तरह परास्त किया। कुंडल संगमम के दूसरे युद्ध जो 1067-68 में हुआ था, में चालुक्य सेना को परास्त कर वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के तट पर कनाडिकल में अपना विजय स्तंभ स्थापित किया। वेजवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर वेजवाड़ा में 1067-68 ईस्वी में चोलों तथा चालुक्यों के मध्य अंतिम संघर्ष हुआ। इसमें भी चालुक्यों की पराजय हुई तथा चालुक्य सेनापतियों के सिर काटकर गंगेकोंड चोलपुरम की दीवारों पर टांग दिए। सोमेश्वर ने कलचुरी शासक कर्ण तथा गुजरात के सोलंकी चालुक्य शासक भीम प्रथम के साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाकर परमार भोज की राजधानी धारा पर आक्रमण किया। नागेलेख तथा विक्रमांक देव चरित से सूचना मिलती है कि धारा नगरी को जला दिया गया तथा भोज पराजित होकर भाग गया। चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात सोमेश्वर ने पूर्ववती तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली। सोमेश्वर द्वितीय 1068 से 1076 ईस्वी। सोमेश्वर की वाचाल देवी नामक रानी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ तथा जयसिंह। सोमेश्वर द्वितीय ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी बना, किंतु उसके अत्यंत महत्वाकांक्षी छोटे भाई विक्रमादित्य षष्ठ ने चोल शासक वीर राजेंद्र से संधि कर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया तथा सोमेश्वर पर दबाव बनाया। सोमेश्वर ने विक्रमादित्य को चालुक्य राज्य के दक्षिणी भाग गंगवाड़ी तथा वनवासी की गवर्नरी देकर उसे शांत करने का प्रयास किया। इस प्रकार चालुक्य राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। विक्रमादित्य ने सोमेश्वर को बंदी बना लिया, जहां कारागार में ही संभवतः उसकी मृत्यु हो गई। विक्रमादित्य षष्ठ 1076 से 1126 ईस्वी।
यह सोमेश्वर प्रथम का सबसे योग्य पुत्र था। इसने अपने राज्यारोहण के समय एक नवीन संवत चालुक्य विक्रम संवत का 11 फरवरी 1076 में प्रचलन किया। जय सिंह का विद्रोह 1083 ईस्वी में विक्रमादित्य षष्ठम के छोटे भाई जय सिंह तृतीय ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबा दिया गया। होयसलों के साथ युद्ध। होयसलों का राज्य चोल चालुक्य राज्यों के मध्य अंतस्थ राज्य बफर स्टेट के रूप में स्थित था। उसकी राजधानी सोसेबुर द्वार समुद्र में थी। कड़गल के युद्ध तथा कणगल के युद्ध में चालुक्यों को पराजय का सामना करना पड़ा था। 1112 ईस्वी में हसलूर के युद्ध में गंग नरेश चालुक्यों की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। 1122-23 ईस्वी में होसविडु के युद्ध में भी चालुक्य विजित हुए। विक्रमादित्य स्वयं जयंतीपुर तथा वनवासी के स्कंधावार सैन्य शिविर में उपस्थित हुआ। होयसलों के ऊपर अपनी विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने विष्णुवर्धन की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य षष्ठ सांस्कृतिक उपलब्धियां। कल्याणी विक्रमादित्य की राजधानी थी। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर ने यहाँ तक कहा कि विज्ञानेश्वर जैसा कवि, विक्रमादित्य जैसा राजा तथा कल्याणी जैसा नगर न कभी हुए हैं न कभी होंगे। जयंतीपुर या वनवासी चालुक्य साम्राज्य का दूसरा प्रमुख नगर था। चालुक्य वंश के अधिकांश सेनापति ब्राह्मण वर्ग के थे। अनंतपाल विक्रमादित्य का सबसे योग्य तथा विश्वास पात्र सेनापति था। उसका भांजा गोविंद भी योग्य सेनापति रहा, जिसे चोल देश को विजित करने का श्रेय दिया जाता है। अनंतपाल के पिता महेश्वर को तो चालुक्य कुल मूल स्तंभ, चालुक्य वंश का प्रधान स्तंभ कहा जाता है। विक्रमादित्य ने अनेक तमिल ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाया। निगुंड ताम्रपत्र के अनुसार 1087 ईस्वी में उसने 500 तमिल ब्राह्मणों को नीलगुंड का पूरा गांव तथा 1123 ईस्वी में पुनः उन्हीं ब्राह्मणों को एक अन्य गांव दान में दिया। विक्रमादित्य ने तुंगभद्रा 1098 में, चंद्र देवी 1105 नदियों के तट पर मंदिरों को दान तथा नर्मदा के तट पर 1099 ईस्वी में तुला पुरुष दान किया। विल्हण उसका राजकवि तथा दरबार का प्रथम रत्न था। वह मूलतः कश्मीर का निवासी था तथा वहां के आंतरिक षड्यंत्रों को देखते हुए मथुरा, कनौज, प्रयाग, काशी आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए अंततः विक्रमादित्य के दरबार में शरण ली। विक्रमादित्य ने उसे विद्यापति की उपाधि से विभूषित किया। उसने वैदर्भी शैली में विक्रमांक देवचरित नामक काव्य की रचना की। विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य के राज दरबार का दूसरा रत्न तथा मंत्री था, जिसकी मिताक्षरा नामक याज्ञवल्क्य के स्मृति पर टीका प्राचीन भारतीय टीका ग्रंथों में सर्वोपरि है। कश्मीर का अन्य कवि मल्य भी इसका दरबारी था, जिसने नीलकुंड अभिलेख लिखा। वामरासी देव तथा अंतन शिवदेव उसके समकालीन राजगुरु थे। लंका के शासक विजय बाहु के दरबार में 1076 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल भेजकर उससे मैत्री संबंध स्थापित किए। सोमेश्वर तृतीय 1126 से 1138 ईस्वी। विक्रमादित्य षष्ठम के पश्चात उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर तृतीय उच्च कोटि का विद्वान, लेखक तथा भद्र पुरुष था, किंतु वह चालुक्य वंश के लिए एक दुर्बल शासक सिद्ध हुआ। सोमेश्वर तृतीय के भूलोक मल्ल, त्रिभुवन मल्ल तथा सर्वज्ञ चक्रवर्ती की उपाधियां धारण की। उसने भी अपने पिता के समान एक नवीन संवत भूलोक मल्ल वर्ष 1126 ईस्वी में का प्रचलन किया, किंतु उसने अपने लेखों में विक्रम संवत का प्रयोग जारी रखा। मानव उल्लास सोमेश्वर द्वारा 1129 ईस्वी में लिखित ग्रंथ। 100 अध्यायों में विभाजित इस ग्रंथ का अन्य नाम अभिलाषार्थ चिंतामणि है, जो मूलतः शिल्प शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त यह राजनीति शास्त्र का विश्वकोश ग्रंथ है। विक्रमा का भ्युदय काव्य सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ, जो उसके पिता विक्रमादित्य षष्ठ का जीवन वृत्त है। इसके पश्चात
जगदेकमल द्वितीय 1138 से 1151 ईस्वी, तेलप तृतीय 1151 से 1180 ईस्वी तथा सोमेश्वर चतुर्थ 1181 से 1189 ईस्वी चालुक्य वंश के निर्बल शासक हुए। जगदेकमल द्वितीय ने प्रताप चक्रवर्ती त्रिभुवनमल पैमार्दी देव की उपाधियां धारण की तथा किसी प्रकार अपने राज्य को बचाए रखा। तेलप द्वितीय के समय होयसेल, कलचुरी, यादव आदि सामंतों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सोमेश्वर चतुर्थ कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। उसने कलचुरियों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करते हुए कल्याणी को पुनः जीता तथा चालुक्य भरण त्रैलोक्यमल भुजबल वीर की उपाधि धारण की। उसे कलचुरी कुल का उन्मूलन करने वाला भी कहा गया। अंततः 1190 ईस्वी में देवगिरी के यादव शासक भीलम ने चालुक्य राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया तथा साम्राज्य के दक्षिणी भाग पर होयसलों का अधिकार स्थापित हो गया। वनवासी में रहते हुए सोमेश्वर चतुर्थ की मृत्यु हो गई। तो कल्याणी के चालुक्यों के और वातापी के चालुक्यों के पश्चात हम तीसरे चालुक्य पढ़ते हैं, वेंगी के पूर्वी चालुक्य। वेंगी का प्राचीन नाम कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित था। वर्तमान में इसकी पहचान पेडवेगी नामक स्थान से की जाती है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा में इसे पिंगक्यो लो नाम से संबोधित किया है। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई विष्णुवर्धन 615 से 633 ईस्वी तक शासक रहा था। उसने विषम सिद्धि तथा मकर ध्वज की उपाधि धारण की। उसे लेखों में परम भागवत कहा गया। उसकी रानी अयन देवी महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिर बनवाया। ह्वेनसांग ने इसी समय आंध्र प्रदेश की यात्रा की थी। उसकी प्रारंभिक राजधानी शिष्टपुर पीठापुरम थी। बाद में इसे वेंगिक स्थानांतरित किया गया। विष्णुवर्धन के उत्तराधिकारी जयसिंह प्रथम 641 से 663 ईस्वी ने पृथ्वी वल्लभ, सर्वसिद्ध तथा वर्णाश्रम धर्म का रक्षक की उपाधियां धारण की। उसने घटिका नाम से विख्यात महाविद्यालयों को प्रोत्साहित किया तथा उन्हें ग्राम दान दिया। उसी के समय तेलुगु भाषा का प्राचीनतम अभिलेख लिखवाया गया। मंगी युवराज 672 से 697 ईस्वी दर्शन शास्त्र तथा न्याय शास्त्र का बड़ा विद्वान था। उसने नास्तिकों बौद्धों से शास्त्रार्थ कर उन्हें आंध्र प्रदेश छोड़ने के लिए विवश किया। उसने अपनी राजधानी विजयवाड़ा स्थानांतरित की। विष्णुवर्धन तृतीय 709 से 746 ईस्वी इसने कांची के पल्लव शासक नंदीवर्धन द्वितीय को पराजित किया। इसने नंदुबम बसादी जैन मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णुवर्धन चतुर्थ 764 से 799 विष्णुवर्धन के पश्चात विजयादित्य द्वितीय 799 से 847 ईस्वी। विजयादित्य द्वितीय ने वेंगीनाथ, नृप नरेंद्र, मृगांक, परम भट्टारक आदि उपाधियां ग्रहण की। इसे 108 शिव मंदिरों का निर्माता कहा जाता है। विजयादित्य तृतीय गुणग 848 से 992 वेंगी के चालुक्य वंश का महानतम विजेता तथा शक्तिशाली शासक था। उसने समस्त भुवनाश्रय तथा वल्लभ की उपाधियां ग्रहण की। चालुक्य भीम प्रथम 888 से 922 ईस्वी। चालुक्य भीम प्रथम ने त्रिभुवनाकुश, दोहरा अर्जुन तथा सर्वलोकाश्रय की उपाधियां धारण की थी। विजयादित्य चतुर्थ 922 ईस्वी राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के विरुद्ध विजयपुरी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। अम्म प्रथम 922 से 929 अम्म प्रथम ने राज महेंद्र तथा सर्वलोकाश्रय की उपाधियां धारण की। भीम द्वितीय 936 से 946 ईस्वी। भीम द्वितीय के पश्चात अम्म द्वितीय 946 से 995 ईस्वी। इसने राजमुंद्री नामक नगर की स्थापना की तथा राजमहेंद्र की उपाधि धारण की। इसने राजमहेंद्री को अपनी राजधानी बनाया। वह कवियों, नर्तकों तथा गायकों का संरक्षण था। इस कारण इसे कवि गायक कल्पतरु कहा जाता है। धार्मिक क्रियाकलापों में
धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि के कारण इसे परम धार्मिक का विशेषण प्राप्त हुआ। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने अम्म द्वितीय को परास्त करके उसके सौतेले भाई दानावर्ण को वेंगी का शासक नियुक्त किया। 973 ईस्वी में अम्म द्वितीय के साले चोड़ भीम ने दानावर्ण की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। चोड़ भीम पेडल्लू के तेलुगु वंश का प्रमुख था। जिस समय चोड़ भीम ने दानवर्ण की हत्या की थी, उसके पुत्रों शक्तिवर्मा तथा विमलादित्य ने भागकर चोल शासक राजराज प्रथम के दरबार में शरण ली थी। राजराज ने चोड़ भीम को परास्त कर शक्तिवर्मा को वेंगी का शासन नियुक्त किया। अंततः चोल सेना के विरुद्ध 1003 ईस्वी में चोड़ भीम लड़ता हुआ मारा गया। वेंगी के अगले चालुक्य शासक क्रमशः शक्तिवर्मा प्रथम 1003 से 1011 और विमलादित्य 1011 से 1018। विमलादित्य का विवाह चोल शासक राजराज प्रथम की पुत्री कुंदवे से हुआ, जिससे राजराज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही राजराज द्वितीय 1018 ईस्वी में वेंगी का शासक बना। राजराज द्वितीय का विवाह चोल शासक राजेंद्र प्रथम की पुत्री अमंगा देवी, राजराज द्वितीय की ममेरी बहन भी थी, से हुआ, जिससे राजेंद्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही राजेंद्र द्वितीय आगे चलकर कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से साम्राज्य का शासक बना। इसका बचपन अपने ननिहाल गंगैकोंड चोलपुरम में ही बीता था, जिसका लाभ उठाकर विजयादित्य सप्तम ने वेंगी का राज्य हड़प लिया। विजयादित्य सप्तम वेंगी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। अंततः कुलोत्तुंग प्रथम जब चोल साम्राज्य का स्वामी बना, तब धीरे धीरे वेंगी के चालुक्यों का चोल साम्राज्य में विलय हो गया। अब द्वितीय के समय तेलुगु भाषा में महाभारत की रचना नन्य भट्ट ने प्रारंभ की, जिसे 200 वर्ष बाद कवि ब्रह्म नामक प्रसिद्ध टीकन सौम्याजिन ने पूरा किया। पृष्ठपुर या पीठापुरम वेंगी के चालुक्यों का प्रथम नगर था। बाद में वेंगी उनका मुख्य नगर तथा प्रथम राजधानी बना। फिर क्रमशः भीमवरम, विजयवाटिका या विजयवाड़ा तथा राजमहेंद्रपुर, राजमुंद्री राजधानियां रही। वेंगी के प्राय सभी चालुक्य शासक शिव भक्त थे तथा अधिकांश ने परमेश्वर की उपाधियां धारण की। अधिकांश रानियां जैन धर्मोपासक थी तथा वे शासन के बड़े पदों पर नियुक्त थी। चालुक्य प्रशासन और संस्कृति। चालुक्य राज्य का एक केंद्रीय स्वरूप तो था, किंतु वह अनेक अधीनस्थ राज्यों का लचीला संघ जैसा ही था। चालुक्यों का राज चिन्ह मयूर ध्वज था, जिसे कात्यायनी देवी के प्रसाद स्वरूप स्वीकार करते थे। उनकी राज मुद्रा वराह से अंकित थी तथा उनके प्राय सभी अभिलेख इसी की याचना से प्रारंभ थे। केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय शासन का प्रधान सम्राट ही होता था। राजाओं का राज्याभिषेक वातापी के किशुवोडल वर्तमान सड्डकल अर्थात अभिषेक प्रस्तर से संपादित होता था, जिसे महावीर सिंहासन कहा जाता था। चालुक्य लेखों में किसी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता। सामान्यतः सम्राट के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था, जिसे युवराज के रूप में प्रतिष्ठित करने के हेतु शासकीय चिन्ह स्वरूप उसे एक कंठिका पहनाई जाती थी, किंतु उसके आवश्यक होने पर सम्राट का भाई शासन भार ग्रहण करता था। चालुक्य रानियां भी विदुषी तथा दानशील होती थी तथा प्रशासन में हिस्सा लेती थी। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका एक अच्छी कवित्री थी। सोमेश्वर प्रथम की रानी चंदन कंबे चंद्रिका देवी वनवासी की गवर्नर रही तथा उसने सोमेश्वर के साथ श्रीशैल मंदिर में दान दिया। विक्रमादित्य षष्ठ की रानियां द्वारा उनके द्वारा निम्न स्थानों का प्रशासन देखा जाता था। रानी लक्ष्मी महादेवी दंबल का प्रशासन संभालती थी। सावल देवी नरेंगल, मल्यमती देवी किरिय करेरू, जकला देवी इंगुडिगे, मेलल महादेवी जो कणवली का प्रशासन संभालती थी। राजगुरु नामक पुरोहित पद पर सामान्यतः शैव ब्राह्मण नियुक्त किए जाते थे। राजा के मौखिक आदेश श्रीमुख के आदेश लिखने वाले करणम तथा कंडित वरगड़े कहलाते थे।
नगर प्रशासन, नगरों को नगर पटन या नगर पतन या पुर कहा जाता था। पटन प्राय उन नगरों को कहा जाता है जो समुद्री बंदरगाह होते थे। नगरों के संस्था के प्रधान को नगर सेठी तथा पटन के प्रधान को पटन स्वामी कहा जाता था। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां राष्ट्र, विषय, नाडु, कंपन तथा थान या स्थान कही जाती थी तथा इसके प्रशासक राष्ट्रपति, विषयपति के अतिरिक्त ग्राम कूटक, आयुक्तक, नियुक्तक, अधिकारिक तथा महतर कहे जाते थे। प्रशासन ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रधान ग्राम कूटक तथा गामुंड कहा जाता था। उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। वेन्यूर ग्राम शासन का महाजन महतर ही चलाते थे। कर राजस्व पुलकेशिन द्वितीय के हैदराबाद दान पत्र में निधि, उपनिधि, विलुप्त, लगान का बंदोबस्त तथा ऊपरी कर अधिभार का उल्लेख मिलता है। सत्याश्रय के नौसारी दान पत्र में उद्रंग, तहबजारी तथा परिकर, चुंगी का उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के बाण राज्य को जीतने के बाद वहां के लोगों पर तेरेपन सुवर्ण के रूप में कर लगाया गया था। तलवृत्ति मंदिरों को विभिन्न प्रकार की जन सेवा के लिए दान दी गई भूमि। भट्टवृत्ति शास्त्रों का अध्ययन कराने वालों को दत्त भूमि। एक्रीवृत्ति अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापकों को दी गई भूमि। कुमारवृत्ति राजकुमारों को उनके पद के अनुरूप आवश्यक खर्चे चलाने हेतु प्रदत्त भूमिखंड। जीवित सेनापतियों को सेवा के बदले प्रदत्त भूखंड। वृत्ति किसी भी सेवा के बदले दी गई भूमि। साहित्य चालुक्य नरेशों ने संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाकर उसे संरक्षण प्रदान किया। हवेनसांग ने चालुक्य राज्य के लोगों को विद्या का वैश्यनी कहा। चालुक्य लेखों में संस्कृत भाषा के साथ कन्नड़ भाषा का प्रयोग मिलता है। चालुक्यकालीन प्रमुख साहित्य रचनाएं एवं साहित्यकार निम्नलिखित है। रचनाकार विल्हण की रचना विक्रमांक देवचरित, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। सोमेश्वर तृतीय की मानसोल्लास, अभिलाषार्थ चिंतामणि तथा विक्रमांक भ्युदय काव्य है। इसके अलावा गंगराज द्विवेदी की शब्दावतार यह व्याकरण ग्रंथ है। भारवी के कीर्तार्जुनियम के 15वें सर्व पर टीका तथा गुणाढ्य की वृत्त कथा का संस्कृत अनुवाद। वडीराज की पार्श्वनाथ चरित तथा यशोधर चरित, धनंजय की द्विसंधान काव्य, कवि सोडल की उदय सुंदरी कथा, बाण भट्ट के हर्ष चरित पर लिखित सोडल ललाट देश के कायस्थवंशी लेखक थे। कविराज सूरि, राघव पांडव्य, उदय देव की जैनेन्द्र व्याकरण, सोमदेव सूरि की यश तिलक चंपू जैन धर्म संबंधित रचना तथा नीति काव्यामृत राजनीति विषय ग्रंथ है। और इसके अलावा नागवर्माचार्य की चंद्र चूड़ामणि जातक। चालुक्यकालीन स्थापत्य एवं कला। चालुक्यकालीन स्थापत्य एवं कला द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रारंभ दक्षिणापथ में हुआ था। द्रविड़ शैली के मंदिरों का उद्गम स्थल कर्नाटक है। द्रविड़ शैली के मंदिरों की शुरुआत वातापी के चालुक्यों के समय हुई। चालुक्य वंश के अधीन नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के मंदिर बने हैं। चालुक्य कला अधिकांशतः बेसर शैली से संबंधित रही है। एहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित इसको मंदिरों का नगर कहा जाता है। चालुक्य स्थापत्य कला का जन्मदाता कहा जाता है। एहोल में निर्मित विभिन्न मंदिर। लाड खां सूर्य मंदिर, यहाँ पर लाड खां नामक मुस्लिम संत का आवास था, अतः उसी के नाम पर मंदिर का नाम प्रचलित हो गया। यह मंदिर शिखर विहीन है। दूसरा दुर्गा मंदिर, दुर्गा मंदिर। इस मंदिर में दुर्गा की मूर्ति नहीं है, वस्तुतः यह एक दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण चालुक्य शासक विजयादित्य के काल में हुआ था। इस मंदिर में द्रविड़ शैली तथा नागर शैली का समन्वय है। अधिकांश विद्वान इसे मूलतः आदित्य सूर्य मंदिर मानते हैं। इस मंदिर के द्वार पर मिले एक अभिलेख से इसे आदित्य का मंदिर कहा जाता है।
हच्चिमली गुडी मंदिर, कुंतीगुडी का मंदिर, मैगुती जैन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 634 ईस्वी में रवि कीर्ति रवि कीर्ति ने करवाया था। यह मंदिर शिखर विहीन है तथा द्रविड़ शैली में निर्मित है। यह गुप्तकालीन मंदिर निर्माण परंपरा में ऐहोल में निर्मित मंदिरों में अंतिम है। ऐहोल में दो गुफा मंदिर है, जैन गुफा और शिव गुफा। शिव गुफा को रावण फाड़ी गुफा भी कहा गया। बादामी, बीजापुर, कर्नाटक। बादामी के चित्रों की खोज डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने की थी। दक्षिणी भारत में गुफा मंदिरों का प्रारंभ सर्वप्रथम यहीं से होता है। यहाँ की गुफाएं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण कीर्ति वर्मन के समय हुआ। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं हैं, जिसमें से एक शिव गुफा, 2 विष्णु गुफा और एक जैन गुफा है। वैष्णो गुफा मंदिर सबसे प्राचीन है। शिव गुफा, गुफा संख्या 1। इसकी दीवारों पर अष्टादश भुजी नटराज प्रतिमा है। इसमें नटराज की 16 मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है। इस गुहा को मालोगिटी मालगीति शिवालय भी कहते हैं। वैष्णो गुफा, गुफा संख्या 2। इसमें अष्टभुजी त्रिव्य विक्रम विष्णु तथा पृथ्वी का उद्धार करते वराह प्रतिमा है। वैष्णो गुफा, गुफा संख्या 3। इसमें विष्णु के विविध अवतारों का उत्कीर्णन है। हरिहर की प्राचीनतम प्रतिमा बादामी के गुफा संख्या 3 से ही मिली है। बादामी के निकट महाकूट से चालुक्य काल के लगभग 20 मंदिर मिले हैं। पटक पटडकल या किसुवोडकल, कर्नाटक के बागलकोट जिले में मालप्रभा नदी के किनारे पर पड्डकल स्थित है। वातापी के चालुक्यों का राज्याभिषेक यहीं संपन्न होता था। यहाँ पर 4 नागर, 6 द्रविड़ शैलियों में निर्मित कुल 10 मंदिर स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण विजयादित्य व विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था। नागर शैली के मंदिर, नागर शैली के मंदिरों में पापनाथ मंदिर, जम्बूलिंग मंदिर, कर सिद्धेश्वर मंदिर। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, गल्पनाथ मंदिर, सुमेश्वर मंदिर और जैन मंदिर। पापनाथ मंदिर, यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। नागर द्रविड़ शैलियों का प्रयोगात्मक समन्वय सर्वप्रथम इसी मंदिर में दिखाई देता है। इसकी दीवारों पर बलदेव व देवार्थ नामक शिल्पकारों के नाम उत्कीर्ण है। पूर्वी दीवार पर कन्नड़ भाषा में अभिलेख है, जिस पर रेवड़ी ओवज नाम उत्कीर्ण है। विरूपाक्ष मंदिर, प्रमुख वास्तुकार गंड या गुंडा था। गंड के कहने पर ही मंदिर के शिल्पियों को कर मुक्त कर दिया गया था। मंदिर के अन्य वास्तुकार सर्वसिद्धि आचार्यों की श्रेणी संगठन के सदस्य थे। इस मंदिर पर इसके निर्माण कार्य में सहयोग देने वाले वास्तुकारों के हस्ताक्षर भी है। यह पड्डकल का विशालतम, सर्वाधिक अलंकृत व सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी द्वारा 740 ईस्वी में किया गया। विक्रमादित्य द्वितीय की पल्लवों पर 3 बार विजय की स्मृति में, इसलिए इसे लोकेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चालुक्य काल में सर्वप्रथम इसी मंदिर में गोपुरम अब मिलता है। यह मंदिर बिना गारे मसाले के बड़े बड़े पाषाण खंडों को जोड़कर बनाया गया है। मंदिर पर रामायण के दृश्यों का उत्कीर्णन गंड ने ही किया था। इस मंदिर पर नटराज की 81 मुद्राओं का उत्कीर्णन किया गया है। मल्लिकार्जुन मंदिर, त्रिलोकेश्वर मंदिर। मल्लिकार्जुन मंदिर या त्रिलोकेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की प्रधान रानी त्रिलोक्य महादेवी ने 755 ईस्वी में करवाया था। आलमपुर मंदिर समूह, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर चालुक्य द्वारा निर्मित 9 मंदिरों का समूह, जो नव ब्रह्मा देवालय कहे जाते हैं। तगर या तेर एवं ऐहोल के उत्तरेश्वर व कालेश्वर मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासकों द्वारा ईंटों से करवाया गया। परवर्ती चालुक्य शैली 1050 ईस्वी से 1300 ईस्वी, कल्याणी के चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित। देवी महामाया मंदिर, कुकनूर,
यह इस शैली का प्राचीनतम मंदिर है। 9 देवालयों के इस मंदिर को नवलिंग मंदिर भी कहा जाता है। इटगी स्थित महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य षष्ठ ने करवाया। यहाँ उत्कीर्ण एक कविता में इस मंदिर को मंदिरों का सम्राट कहा जाता है। कलेश्वर मंदिर, त्रिमंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर आदि इसी शैली में निर्मित मंदिर है। तो यह था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में हमने वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्यों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा चालुक्य प्रशासन के बारे में, चालुक्य साहित्य और चालुक्य स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा। अब हम अ, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर 26वां नंबर चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंशों के बारे में। राष्ट्रकूट वंश का भी एक छोटा सा चैप्टर है, तो इस राष्ट्रकूट वंश को भी आज की क्लास में हम अ, कर लेते हैं। इसके पश्चात 2-4 चैप्टर और बचेंगे। जल्द ही जो इस बुक का एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हम समाप्त कर लेंगे। तो करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में शुरू। राष्ट्रकूट प्रारंभ में बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। बादामी के चालुक्य वंश का विनाश राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया। राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र का मुखिया। वस्तुतः राष्ट्रकूट पहले प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारी थे। मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में रठिक नामक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अल्टेकर इन्हीं रठिकों से राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति मानते हैं। अतः राष्ट्रकूट पद सूचक शब्द है, न कि जाति सूचक। मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंती वर्मा 650 से 670 ईस्वी दंती वर्मा था। दंती दुर्ग 753 से 758 ईस्वी मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा वास्तविक संस्थापक दंती दुर्ग था। यह इंद्र की बहुनागा नामक चालुक्य राजकन्या से उत्पन्न हुआ। चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के सामंत के रूप में दंती दुर्ग ने अपना जीवन प्रारंभ किया। उसने गुजरात के चालुक्य सामंत पुलकेशिन के साथ मिलकर सिंध के अरब आक्रमणकारी जुनैद को नवसारी के युद्ध में हराया। अतः विक्रमादित्य ने पुलकेशिन को अवनी जनाश्रय तथा चालुक्य कुलांकर की तथा दंती दुर्ग को पृथ्वी वल्लभ तथा खंडवा लोक की उपाधियां प्रदान की। दंती दुर्ग ने मालवा के प्रतिहार राज्य पर आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। यहाँ उसने हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने द्वारपाल का काम किया। 753 ईस्वी में दंती दुर्ग महाराष्ट्र का स्वामी बन गया तथा उसने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। दंती दुर्ग एक महान विजेता तथा निर्माता शासक था। उसने हिरण्य गर्भदान तथा तुला पुरुष दान यज्ञ किए एवं एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया। दंती दुर्ग के पश्चात कृष्ण प्रथम या शुभतुंग 758 से 772 ईस्वी। दंती दुर्ग की निसंतान मृत्यु के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक बना। इसी ने वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को परास्त कर चालुक्य सत्ता को अंतिम रूप से समाप्त किया तथा समस्त कर्नाटक के ऊपर राष्ट्रकूटों का अधिकार स्थापित किया। यहाँ कृष्ण ने शरणफुल नामक किसी व्यक्ति को अपना सामंत नियुक्त किया, जो कालांतर में शिलहार वंश का संस्थापक बना। कृष्ण प्रथम ने अपने बड़े पुत्र गोविंद को युवराज नियुक्त कर उसे वेंगी के चालुक्य वंशी शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वेंगी राज्य का अधिकांश भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया तथा वेंगी राजकुमारी सील भट्टारिका का विवाह गोविंद के छोटे भाई ध्रुव से कर दिया। कृष्ण प्रथम की स्थायी कृति उसके द्वारा निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर। बड़ौदा अभिलेख में इसके लिए कहा गया है कि देवताओं ने आकाश से जब इसके सौंदर्य को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण प्रथम के 2 पुत्र थे, गोविंद द्वितीय तथा ध्रुव। उसके पश्चात गोविंद द्वितीय, जो 773 से 780 ईस्वी तक शासक बना, उसकी विलासी प्रवृत्ति व आक्रमणता का लाभ उठाते हुए छोटे भाई ध्रुव ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंततः संघर्ष में ध्रुव विजयी हुआ और गोविंद मार डाला गया। गोविंद द्वितीय ने प्रभुत्व वर्ष व विक्रमांक लोक की उपाधियां ग्रहण की थी।
ध्रुव धारावर्ष 780 से 794 ईस्वी। शासक बनने के बाद ध्रुव ने निरुपम, कल्लीवल्लभ, श्रीवल्लभ तथा धारावर्ष की उपाधियां धारण की। इसके समय कन्नौज पर अधिकार के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट वंशों में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस समय प्रतिहार शासक वत्सराज था, जिसने राष्ट्रकूट उत्तराधिकार संघर्ष में ध्रुव के विरुद्ध गोविंद को सहायता दी। बंगाल में पाल वंशी शासक धर्मपाल तथा कन्नौज में आयुध वंशी शासक इंद्रयुद्ध शासक थे। 786 ईस्वी में ध्रुव ने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। विंध्य पर्वत पार कर ध्रुव ने मालवा के प्रतिहार शासक वत्सराज को बुरी तरह परास्त किया। तत्पश्चात उसने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाल शासक धर्मपाल को परास्त किया। ध्रुव का उद्देश्य राष्ट्रकूट सत्ता का उत्तरी भारत में प्रसार करना नहीं था, बल्कि राष्ट्रकूट शक्ति की अनुभूति करवाना था। अपने राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष की आशंका के चलते वह पुणे दक्षिण भारत लौट गया। सातवाहन वंश के पतन के पश्चात प्रथम बार ध्रुव के नेतृत्व में ही किसी दक्षिणी शक्ति ने मध्य भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। गोविंद तृतीय 794 से 814 ईस्वी। ध्रुव का ज्येष्ठ पुत्र स्तंभ गंगवाड़ी तथा द्वितीय पुत्र करक खानदेश का गवर्नर था। ध्रुव ने अपने सर्वाधिक योग्य पुत्र गोविंद तृतीय को अपना उत्तराधिकारी बनाया तथा स्वयं राजगद्दी त्याग कर उसे राजा नियुक्त किया। ध्रुव का चौथा पुत्र गोविंद तृतीय का सहयोगी था। ध्रुव का चौथा पुत्र इंद्र गोविंद तृतीय का सहयोगी रहा, जिसे गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। स्तंभ का विद्रोह। शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए स्तंभ ने दक्षिण के 12 राजाओं का एक संघ तैयार किया। कंगवाड़ी कर्नाटक के निकट हुए युद्ध में स्तंभ तथा उसके सभी सहयोगी परास्त हुए। वेंगी के चालुक्यों के राज्य में हस्तक्षेप करते हुए गोविंद ने विजयादित्य को परास्त कर भीम को वहां का शासक नियुक्त किया। उत्तरी भारतीय अभियान। अपने भाई इंद्र को अपने राज्य की सुरक्षा के निमित्त नियुक्त कर कन्नौज की तरफ प्रस्थान किया। संजन तथा राधनपुर लेखों से ज्ञात होता है कि बुंदेलखंड के निकट लड़े गए युद्ध 802 ईस्वी में नागभट्ट बुरी तरह परास्त हुआ। वहीं से आगे बढ़कर गोविंद ने चक्रा युद्ध कन्नौज का आयुध वंशी शासक तथा धर्मपाल को भी आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। सुदूर दक्षिण विजय। गोविंद के उत्तरी भारत के अभियान में व्यस्त होने का लाभ उठाकर सुदूर दक्षिण के द्रविड़ शासकों पल्लव, पांड्य, चोल, केरल तथा पश्चिमी गंग ने उसके विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया। तुंगभद्रा नदी के तट पर गोविंद ने इन सभी राजाओं को पराजित कर दिया। इस युद्ध में गंग नरेश मारा गया। संजन लेख में गोविंद की इन विजयों की जानकारी मिलती है। गोविंद ने लंका अभियान किया तथा लंका के राजा तथा उसके मंत्री को बंदी बनाकर हल्लायुद्ध ले आया। उसकी शक्ति से भयभीत होकर लंका के शासक ने अपने मंत्री की मूर्ति गोविंद के पास भेजी, जिसे उसने कांची की पल्लव राजधानी कांची में निर्मित एक मंदिर के सामने अपने कीर्ति स्तंभ के रूप में स्थापित करवा दिया। अल्टेकर महोदय ने गोविंद तृतीय को राष्ट्रकूट वंश का सर्वाधिक प्रतापी तथा योग्य शासक कहा। राधनपुर लेख में गोविंद की तुलना यदुवंशी कृष्ण से तथा कृक के बड़ौदा लेख में उसकी तुलना अर्जुन पार्थ से की। उसने पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, महाराजा धीराज, परमेश्वर, त्रिभुवन धवल, जगत तुंगा की उपाधियां धारण की। कन्नौज शासक चक्रयुद्ध तथा पाल शासक धर्मपाल को हराने तथा हिमालय तक पहुंच जाने में के उपलक्ष्य में उसने क्रमशः कीर्ति नारायण तथा विक्रम की उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट है अमोघ वर्ष या नृपतुंग 814 से 880 ईस्वी। इसका मूल नाम ससरो तथा इसका जन्म रण शिविर स्कंदावार में हुआ था। शासक बनने के बाद अमोघ वर्ष की आयु 7 वर्ष की थी। उसके वयस्क होने तक शासन चलाने के लिए गुजरात प्रांत के गवर्नर कर्क सुवर्ण वर्ष के नेतृत्व में एक संरक्षण समिति का गठन किया गया। अमोघ वर्ष दक्षिण के आंतरिक झगड़ों के कारण कभी उत्तर भारत में अभियान न कर सका।
अमोघ वर्ष सर्वाधिक लंबी अवधि 64 वर्ष तक शासन करने वाला राष्ट्रकूट वंशी शासक था। सैन्य विजयों की अपेक्षा कला तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए उसके प्रयास अविस्मरणीय हैं। अमोघ वर्ष को संजन अभिलेख में वीर नारायण, परम भट्टारक, परमेश्वर, पृथ्वी वल्लभ आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। वेंगी के चालुक्य शासक को हराकर वीर नारायण की उपाधि धारण की। संजन लेख में विद्या तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में अमोघ वर्ष को गुप्त सम्राट शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया। कन्नड़ भाषा के प्रथम काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग दंडी के काव्यादर्श पर आधारित का रचयिता अमोघ वर्ष ही था। उसकी अन्य रचना रत्नमालिका थी। अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था। आदि पुराण का लेखक जिनसेन उसका गुरु था तथा उसी के प्रभाव से वह जैन मतानुयायी बना था। जैनाचार्य महावीराचार्य भी उसके दरबारी विद्वान थे, जिन्होंने गणित सार संग्रह नामक गणित संबंधी पुस्तकें लिखी, जिसमें अमोघ वर्ष को जैन स्याद्वाद के सिद्धांत का अनुयायी बताया गया। एक अन्य जैन विद्वान शाक्टायन भी उसके दरबारी थे, जिन्होंने अमोघ वृत्ति की रचना की। उसने वनवासी में एक जैन विहार बनवाया तथा जैन गुणभद्र को अपने पुत्र का शिक्षक नियुक्त किया। जैन मतानुयायी होते हुए भी वह हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था। संजन लेख के अनुसार एक बार राज्य में महामारी भीषण काल आने पर उसने महालक्ष्मी दुर्गा को अपने दाएं हाथ की अंगुली काटकर भेंट कर दी थी। इसी कारण संजन लेख में अमोघ वर्ष की तुलना जिमुत केतु, शिविराज उसिनर तथा ददीजी से की गई है। उसने मान्यखेत आधुनिक मालखेड़ नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राष्ट्रकूट वंश की नवीन राजधानी बनाया। यहीं से उसने 871 ईस्वी में अपना प्रसिद्ध संजन अभिलेख प्रकाशित करवाया। अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में राष्ट्रकूट दरबार में आया। वह अमोघ वर्ष के साम्राज्य को विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक बताता है। अन्य महान साम्राज्य रोम, चीन और बगदाद। अमोघ वर्ष ने अपनी पुत्री चंद्रोबल्लभ को रायपुर दोआब की प्रशासिका नियुक्त किया। कुछ इतिहासकार अमोघ वर्ष को दक्षिण का अशोक भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर मालिका ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि सांसारिकता से ऊबकर अमोघ वर्ष ने राज्य त्याग दिया तथा कृष्ण द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कृष्ण द्वितीय 880 से 914 ईस्वी। कृष्ण द्वितीय के शासक बनने के बाद गुर्जर शासक मिहिर भोज ने पुनः उसके राज्य पर आक्रमण किया। नर्मदा नदी के तट पर लड़े गए युद्ध में कृष्ण द्वितीय को पराजय का सामना करना पड़ा। गुजरात पर प्रतिहारों का शासन अल्पकालीन ही रहा तथा उन्हें कृष्ण द्वितीय से पराजित होना पड़ा। आगे बढ़कर कृष्ण द्वितीय ने प्रतिहारों की राजधानी उज्जैन पर अधिकार कर लिया। अवेंगी के चालुक्यों से कृष्ण का दीर्घकालीन संघर्ष हुआ। चालुक्य शासक विजयादित्य तृतीय ने भी उसे परास्त कर दिया। फलतः कृष्ण को भागकर मध्य भारत के चेदी शासक शंकरगण के राज्य में स्थित किरणपुर दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। कृष्ण द्वितीय ने अपनी एक पुत्री का विवाह चोल शासक आदित्य प्रथम के साथ किया, जिससे कन्नर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कृष्ण द्वितीय ने अपने पुत्र को राजगद्दी दिलाने के उद्देश्य से चोल राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन वल्लाल के युद्ध में कृष्ण द्वितीय की पराजय हुई। अपने पिता की तरह वह भी जैन धर्म का अनुयायी था। उत्तर पुराण के अंतिम रचयिता गुणचंद्र उसके गुरु थे। कृष्ण द्वितीय के समय अरबों के राष्ट्रकूटों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हुए तथा वे बड़ी संख्या में आकर गुजरात में बस गए। यहाँ तक कि एक ताजिक अरब का मुसलमान उसकी तरफ से संजान क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। इंद्र तृतीय 914 से 927 ईस्वी। कृष्ण द्वितीय के पुत्र जंगतुंग की असामयिक मृत्यु के बाद उसका पुत्र इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट शासक बना। उत्तरी भारतीय अभियान। इंद्र तृतीय के उत्तरी अभियान का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था। इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक महिपाल प्रथम था। 916 ईस्वी में इंद्र ने कन्नौज पर आक्रमण किया
गोविंद चतुर्थ के खम्बात अभिलेख तथा कन्नड़ कवि पंप भारत विक्रमार्जुन विजय से इस विजय की जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ अपने आश्रयदाता अरिकेसरी के पिता नरसिंह की प्रशंसा में लिखा गया। ये दोनों इंद्र तृतीय तथा गोविंद चतुर्थ के वेमुलवाड़ क्षेत्र में सामंत थे। नरसिंह के नेतृत्व में राष्ट्रकूट सेना ने कालपी के निकट यमुना नदी को पार कर कन्नौज पर आक्रमण किया। महिपाल बुरी तरह परास्त हुआ, राजधानी छोड़कर भाग गया। इंद्र तृतीय प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया। इंद्र तृतीय प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया, किंतु मूल राष्ट्रकूट राज्य से अत्यधिक दूरी के कारण इंद्र तृतीय को जल्दी ही वापस दक्कन की ओर लौटना पड़ा तथा 917 ईस्वी में महिपाल ने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इंद्र तृतीय के पश्चात क्रम से अमोघ वर्ष द्वितीय 929-30, गोविंद चतुर्थ 930 से 36, अमोघ वर्ष तृतीय 936 से 940 अल्पकालीन शासक हुए। गोविंद चतुर्थ की विलासी प्रकृति के विरुद्ध राष्ट्रकूट दरबार में वेमुलवाड़ के चालुक्य सामंत अरिकेसरी के नेतृत्व में राज्य क्रांति हुई तथा अमोघवर्ष तृतीय को शासक बनाया गया। अमोघवर्ष तृतीय का वास्तविक नाम पड्डेग था तथा पहले वह त्रिपुरी में निवास करता था। कृष्ण तृतीय 940 से 968 ईस्वी। राज्यारोहण के अवसर पर इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। कृष्ण तृतीय ने गंग नरेश भुतुंग की सहायता से चोल शासक प्रांतक प्रथम पर आक्रमण किया। प्रांतक प्रथम ने भी अपने युवराज राजादित्य तथा एक अन्य पुत्र अरिकुल केसरी के नेतृत्व में कोपम का युद्ध 943 में भाग लिया, किंतु चोल बुरी तरह परास्त हुए तथा कृष्ण तृतीय ने कांचीम तंजेम कोंड कांची तथा तंजोर का विजेता की उपाधि धारण की। कुछ समय पश्चात चोलों तथा राष्ट्रकूटों में तकोलम का निर्णायक युद्ध हुआ 949 ईस्वी में, जिसमें चोल युवराज राजादित्य मारा गया। चोल इतिहास कुछ समय के लिए अंधकार में हो गया। कृष्ण तृतीय ने वेंगी के चालुक्य शासक अम्ब द्वितीय को परास्त कर दानावर्ण को शासक नियुक्त किया। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम योग्य शासक था। संपूर्ण तोंड मंडलम को विजय कर उसने सकल दक्षिणा दिगाधिपति की उपाधि धारण की। अपने अनेक लेख वहां से प्रकाशित करवाए। रामेश्वरम में उसने उसके द्वारा निर्मित कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंडादित्य मंदिर उसकी सुदूर दक्षिण विजय के प्रमाण है। वल्लभ नरेंद्र तथा पृथ्वी वल्लभ उसकी अन्य उपाधियां हैं। उसके दरबारी कवि पौन ने कन्नड़ भाषा में शांति पुराण तथा पुष्पदंत ने ज्वाला मालिनी कल्प की रचनाएं की। कृष्ण तृतीय को निसंतान मृत्यु के पश्चात उसका भाई खोटिक नित्य वर्ष शासक बना। इसके पश्चात उसका भतीजा कर्क द्वितीय 972 से 974 राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक बना। 973-74 में तरडवाडी बीजापुर के सामंत तेलप द्वितीय ने उस पर आक्रमण कर राष्ट्रकूट सत्ता को उखाड़ फेंका तथा उसके स्थान पर कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना की। केंद्रीय प्रशासन राजा की स्थिति सर्वोच्च थी। युवराज को पंचमीहास शब्दा सामंत की उपाधि तथा सम्मान स्वरूप एक कंठिका पहनाई जाती थी। महासंधि विग्रह विदेश मंत्री प्रधान न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। पुरोहित भी केंद्र का महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसे धर्माकुश कहा जाता था। प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन राष्ट्रकूट साम्राज्य कई प्रांतों में लगभग 20 से 25 में विभक्त था जिसे राष्ट्र कहा जाता था। राष्ट्र अन्य नाम मंडल का प्रथम राष्ट्रपति कहलाता था। ये गुप्तकालीन उपरिक के समान थे। राष्ट्र का विभाजन विषय आधुनिक जिला में किया गया तथा उसका प्रधान विषयपति कहलाता था। विषय का विभाजन भुक्ति आधुनिक तहसील में किया जाता था। भुक्ति का प्रधान भौगिक तथा भोगपति कहलाता था। ये अधिक देश ग्रामकूट नामक वंशानुगत अधिकारी के सहयोग से राजस्व विभाग का प्रशासन चलाते थे। गांव का मुखिया जो वंशानुगत ही था
को महाराष्ट्र में ग्रामकूट तथा कर्नाटक में गाउंड कहा जाता था। उसका प्रमुख कार्य भूमि कर एकत्र कर राजकोष में जमा करवाना, बदले में उसे कर मुक्त भूमि खंड प्राप्त होते थे। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसके पास बड़ी संख्या में बल लड़ाके होते थे जो बाहरी विपदाओं से रक्षा करते थे। इन मुकाबलों में इन मुकाबलों में मर जाने वाले लड़ाकों की स्मृति में गांव के बाहर उनकी स्मृति में चौरे ब्रह्म तथा वीरगल नामक स्मारक स्तंभ स्थापित किए जाते थे। केम्बलू नामक स्थान से कई किसी रानी की स्मृति में निर्मित वीरगल प्रस्तर खोजा गया है। कृष्ण तृतीय के शिवचूल मंगलम तथा सोलपुरम तोंड मंडलम क्षेत्र से प्रकाशित अभिलेखों में राष्ट्रकूट ग्राम सभाओं की जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रकूट ग्राम सभाएं प्राय अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्त शासित थी। ये सभी लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अतिरिक्त राजस्व संग्रहण कर उसे दो भागों में बांटती थी। मेलावरम राजस्व का केंद्रीय हिस्सा जिसे राजकोष में जमा करवाना होता था। चुंडीवारम चूडीवारम ग्राम सभा के पास ही रहने वाला हिस्सा जो सामान्यतः 15% होता था। ग्राम सभाओं की दीवानी मामलों में विस्तृत न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। अरब यात्री सुलेमान ग्राम न्यायालयों का उल्लेख करता है। राजकीय राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर 1/4 भाग था जिसे उद्रंग तथा ऊपरी कर कहा जाता है। यह प्राय अनाज के रूप में ही लिया जाता था। सैन्य तथा पुलिस प्रशासन राष्ट्रकूटों की केंद्रीय से स्थायी सेना का मुख्यालय मान्यखेत में था। इस केंद्रीय बल को स्थिति स्थिर भूतकटक कहा जाता था। धर्म राष्ट्रकूट काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था। प्राय सभी राष्ट्रकूट शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे तथा उन्होंने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, श्री नारायण आदि उपाधियां धारण की। उनकी राज मुद्रा पर गरुड़ का अंकन हुआ है। हालांकि कई बार योग मुद्रा में शिव का अंकन भी देखने को मिलता है। अमोघवर्ष प्रथम तथा गोविंद चतुर्थ नामक राष्ट्रकूट शासक जैन मतानुयायी थे। इसके अतिरिक्त कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने भी जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। कन्हेरी के बौद्ध विहार को शिक्षा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति राष्ट्रकूट काल में ही मिली। राष्ट्रकूट राज्य में अरब व्यापारियों को बसने, इस्लाम का प्रचार करने तथा मस्जिद बनवाने की स्वतंत्रता मिली। राष्ट्रकूट अरबों को ताजिक कहते थे तथा उन्हें अपने राज्य के अधिकारी तथा तटवर्ती क्षेत्रों के प्रशासनिक हलकों के शासक शासक भी नियुक्त करते थे। राष्ट्रकूटकालीन साहित्य रचनाएं और उनके लेखक रचना कवि राजमार्ग और रत्न मालिका के लेखक अमोघवर्ष प्रथम। गणित सार संग्रह लिखा गया महावीराचार्य द्वारा जो अमोघवर्ष के दरबार में थे। अमोघवृत्ति शाक्टायन की रचना हरिवंश और पार्श्वभूत जिनसेन की रचना यह भी अमोघवर्ष के दरबार में थे। आदि पुराण जिनसेन व गुणचंद्र द्वारा लिखी गई नल चंपू जो त्रिविक्रम की रचना यह इंद्र तृतीय के समय लिखी गई। शांति पुराण जो पौन के कन्नड़ भाषा में लिखी कृष्ण तृतीय के दरबार में। पौन को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की है। पंप भारत पंप ने लिखी। पंप वेमुलवाड़ी आदि पुराण के अरिकेसरी द्वितीय जो कृष्ण तृतीय का सामंत था का दरबारी कवि था। रन अजित पुराण व गदा युद्ध की रचना है। ज्वाला मालिनी कल्प पुष्पदंत की रचना है। पंप, पौन तथा रन को कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासक और उनके अभिलेख राष्ट्रकूट शासक है दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग के अभिलेख है एलोरा तथा सामतगढ़ के ताम्रपत्र अभिलेख। गोविंद तृतीय के राधनपुर वन्य दिंदोरी तथा बड़ौदा के अभिलेख। अमोघवर्ष प्रथम का संजन अभिलेख। इंद्र तृतीय का कमलपुर अभिलेख। गोविंद चतुर्थ का कांबे, संगली और खंबात के अभिलेख। कृष्ण तृतीय का कोल्हापुर, देवली तथा कर्नाटक अभिलेख। प्राय राष्ट्रकूट अभिलेख संस्कृत भाषा में है। राष्ट्रकूट शासकों ने कन्नड़ के साथ संस्कृत भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया है।
राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य व कला। एलोरा, एलिफेंटा, मंडपेश्वर तथा जागेश्वरी राष्ट्रकूटकालीन वास्तु निर्माण के प्रधान केंद्र थे। एलोरा यह महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में वास्तुकला का प्रमुख केंद्र है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक हुआ है। यहाँ कुल 34 गुफा मंदिर स्थित है। गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध, गुफा संख्या 13 से 29 ब्राह्मण शैव तथा गुफा संख्या 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। एलोरा की बौद्ध गुफाओं में वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाओं जैसे तारा, मैत्रेय, अमिताभ, अवलोकितेश्वर आदि की है। गुफा संख्या 2 में सिंहासन पर विराजमान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है। एलोरा की कुछ गुफाओं के नाम। गहनवाड़ गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 10 का नाम है विश्वकर्मा, गुफा संख्या 11 का नाम है दोनथाल, गुफा संख्या 12 का नाम है तीन थाल। उपयुक्त सभी बौद्ध गुफाएं हैं। गुफा संख्या 10 में बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा है। गुफा संख्या 12 में सप्त मानुषी बुद्धों का मानव रूप में उत्कीर्णन मिलता है। इसमें ही बुद्ध व बोधिसत्वों की अनेक प्रतिमाएं हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 8 सर वाले बोधिसत्वों की प्रतिमा है। एलोरा के ब्राह्मणीय गुफा मंदिर। रावण की खाई गुफा संख्या 14, दशावतार गुफा गुफा संख्या 15, कैलाशनाथ मंदिर गुफा संख्या 16, रामेश्वरम गुफा संख्या 21, घूमर डूमर लेन गुफा संख्या 29। एलोरा का कैलाश मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। यह एक ही विशाल चट्टान को काटकर निर्मित किया गया। निर्माण कार्य ऊपर से नीचे की ओर किया गया था। इस मंदिर में नटराज की अष्टभुजी प्रतिमा है। पैरों में राक्षस दबा दबा हुआ उत्कीर्ण है। मंदिर के प्रवेश द्वार, विमान तथा मंडप बनाए गए हैं। मंडप की सपाट छत 16 स्तंभों पर आधारित है, जो 4-4 के समूह बनाए गए हैं। विमान दुतला है तथा उसके 4 तला शिखर पर स्तूपिका लगी है। मंडप के सामने एक विशाल नंदी मंडप है। इस मंदिर को मामल्लपुरम के रथ मंदिरों की शैली, द्रविड़ शैली पर बनाया गया है। मंदिरों की दीवारों पर रामायण व महाभारत की कथाओं का चित्रण भी किया गया है। गंगा, यमुना व सरस्वती की आदमकद प्रतिमाएं भी इस मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण की गई है। दृश्यों की अधिकता के कारण इस मंदिर को रंग महल भी कहा जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर 2 अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ को ब्रह्मा द्वारा चलाए जाने वाले सूर्य को तीर छोड़ते हुए दिखाया गया है। दशावतार मंदिर गुफा संख्या 15। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने करवाया था। इसमें इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। रामेश्वरम गुहा मंदिर। यहाँ सीता की नहानी गुफा में शिव तांडव का दृश्य दिखलाया गया है। एलोरा के जैन गुफा मंदिर। छोटा कैलाश मंदिर गुफा संख्या 30, इंद्र सभा गुफा संख्या 32, जगन्नाथ सभा गुफा संख्या 33। एलिफेंटा गेटवे ऑफ इंडिया से 11 किलोमीटर दूरी पर एलिफेंटा नामक द्वीप स्थित है। राष्ट्रकूट शासकों के सामंत सिलहार वंशी राजाओं ने 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य यहाँ गुफाओं का निर्माण करवाया। यहाँ की गुफाएं मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित है, लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ दो बौद्ध गुफाएं भी हैं। यहाँ गुफा संख्या 1 में 3 मुखों वाली त्रिमूर्ति प्रतिमा है, जो वस्तुतः त्रिमुखी महेश या शिव की प्रतिमा है। 1987 ईस्वी में एलिफेंटा को विश्व विरासत का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। तो ये था राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। आज हमने 2 वंशों के बारे में पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, 25वां और 26वां चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।